हेलो सन्नाटो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है भाई? ऑल गुड, वेरी नाइस। चलो, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? हमने एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की चर्चा कर ली थी, हाँ कि ना? बिल्कुल सर। आज हम लोग थोड़ा उससे आगे बढ़ते हुए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ अपना रुख करते हैं। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर, और ये हम सबका एक बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो सन्नाटे नए आए हैं क्लास में, भाई साहब सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा दो। ऑलराइट, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम। सुना होगा लीनियर मोमेंटम, हाँ कि ना? चलो हेडिंग डालो, लीनियर मोमेंटम। सुना होगा तुमने, मास इनटू वेलोसिटी टाइप कुछ करा होगा 9वीं क्लास में। हाँ, वही लीनियर मोमेंटम की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सो लिखो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। कि भाई साहब उसका मास ले लो, उसकी वेलोसिटी ले लो, उनका प्रोडक्ट कर दो, नॉर्मल सिंपल प्रोडक्ट है ना, तो वो तुम्हें दे देगा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा P वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर। एम तो स्केलर होता है, उसकी तो अपने को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, हाँ कि ना? तो P वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर आ गया। ये अपना लीनियर मोमेंटम डिफाइन हुआ। किसी भी बॉडी या किसी भी सिस्टम का हम लोग लीनियर मोमेंटम डिफाइन कर सकते हैं, हाँ कि ना? बिल्कुल सर। चलो, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, ये वेक्टर है स्केलर? अरे सर, इस पे तीर लगाया तो वेक्टर होगा, दिख रहा है। हाँ, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात कि ये वेक्टर है। ओके। सेकंड, अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, हाँ कि ना? बिल्कुल। तो इसकी डायरेक्शन किधर को होगी? सर, जो डायरेक्शन v वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन p वेक्टर की होगी, क्योंकि ये रिलेट हो रहे हैं, हाँ कि ना सन्नाटो? इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ v वेक्टर। जो v वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही इस p वेक्टर की डायरेक्शन होगी, आगे ना सन्नाटो? यस सर, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, तो इसकी कुछ डायमेंशन भी होती है। डायमेंशंस में हमने पढ़ा लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन आएगी m/l(t-1), यही आएगी ना? हाँ बिल्कुल, यही डायमेंशन आएगी इसकी। अच्छा, तो फिर इसकी ऐसा यूनिट भी होती होगी। ऐसा यूनिट विल बी kg/s। दिस इज इट्स ऐसा यूनिट। और सुनना तो समझ में आ रहा है, कोई बड़ी चीज थोड़ी ना, 9वीं क्लास में पढ़ रखी है, उसी को दोबारा हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर मोमेंटम। तो अभी हमने को लीनियर मोमेंटम से ज्यादा चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? अभी धीरे धीरे वो चमकेगा। चेंज इन लीनियर मोमेंटम की चर्चा करते हैं कि किस किस केस में चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना कितना आएगा, ये डिस्कस कर लेते हैं। ये समझ लिया, छाप लिया, मिटा दूं और खैस। तो अपने को पढ़ना है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लो, फर्स्ट केस, मान लो कि तुम्हारी एक बॉडी m मास की u रफ्तार से जा रही थी और चलते 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 उसकी रफ्तार v हो गई, वही सेम मास। राइट डायरेक्शन को x डायरेक्शन मान लो, इधर को y मान लो। तुम्हें चेंज इन लीनियर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में निकालना है। चलो शुरू हो जाओ, पॉज करो और निकालो। देखो, जब भी हम लोग चेंज निकालते हैं किसी चीज का, इट इज इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। क्या फाइनल तुम्हारा ये है? ये फाइनल तुम्हारा मोमेंटम है mv(i कैप), हाँ कि ना? राइट में था तो पॉजिटिव i कैप। इनिशियल क्या है? mu(i कैप। तो यहां से तुम्हारा लीनियर मोमेंटम में जो चेंज आया mv - u(i कैप) आ गया, हाँ कि ना?
चमक रहा सन्नाटा, पक्का। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। फर्स्ट केस नॉर्मल केस, जनरल केस। सेकंड केस, मान लो एक बॉल m मास की u रफ्तार से जा रही थी और दीवार से टकरा के रेस्ट पे आ गई। फाइंड द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। फाइनली वो रेस्ट पे आ चुकी है, लीनियर मोमेंटम का चेंज निकालो। ओके, डेल्टा पी वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम विच इज जीरो। वाई? अरे रुक गई भाई साहब, तो जीरो हो गया। माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखते हैं इनिशियल मोमेंटम, क्या राइट में जाते हुए इनिशियल मोमेंटम एक्स में पॉजिटिव आएगा, हाँ कि ना? बिल्कुल सर, वो आएगा एम यू आई कैप। तो आंसर क्या आएगा? माइनस एम यू आई कैप। तो ये आ गया अपना चेंज इन लीनियर मोमेंटम। समझ में आई बात? पक्का। ऑलराइट, थर्ड केस, मान लो यही बॉल यू रफ्तार से जाते हुए दीवार से टकराई और यू रफ्तार से पीछे को वापस। फाइंड द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। बहुत सारी जनता इसका आंसर जीरो दे देती है, जीरो। जी करता ना कान के नीचे धैड़ मारो। बेटा डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट से लेफ्ट को जाने लग गया। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या क्वांटिटी चेंज होगी? बिल्कुल होगी। तो चेंज जीरो नहीं आएगा। पल्ले पड़ा? मंद बुद्धि होते हैं ना, सिर्फ एमयू पहले था, सिर्फ एमयू बाद में, सिर्फ कट पिट का जीरो। बहुत गुस्सा आता है मेरे को जब ऐसे बिना सॉल्व करे बच्चे आंसर दे देते हैं। कौन पकड़ो? फाइनल चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चलो सर चेंज, सर बहुत आसान है सर चेंज। फाइनल लिख लो और इनिशियल को माइनस कर दो। सर फाइनली जो मोमेंटम है वो तो लेफ्ट में, लेफ्ट में तो भाई साहब नेगेटिव में है, माइनस एक्स में। सर फाइनल वाला माइनस एम यू आई कैप और एक माइनस लगाओ। अब सर इनिशियल लिखना है, इनिशियल तो राइट में, राइट में तो पॉजिटिव होगा, तो राइट में पॉजिटिव मतलब एम यू आई कैप। और जब चेंज देखा तो आया माइनस टू एम यू आई कैप। हाँ कि ना? तो जीरो आंसर देने वाले सन्नाटे शीशे के सामने अपनी शक्ल को देखें और सोचें कि भाई साहब भगवान ने मुझे ऐसे ही बनाया था क्या? बाप ने कहेंगे। पेन चलाओ, पेन, पेन चलाओगे सही आंसर आएगा। तीनों केस समझ में आए, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का। ऑलराइट, मिटा दो। एक और केस की चर्चा करते हैं, फोर्थ केस। मान लो यही अपनी दीवार, सर दीवार एक ही है क्या आपके पास? नहीं यार, दूसरी बना ली। ये एम मास यू रफ्तार से आ रहा है और टकरा गया। टकराने के बाद यू रफ्तार से जा रहा है। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। फाइंड द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। निकालो निकालो निकालो। राइट में तुम्हें एक्स लेना है और इधर को वाई ले लो। ऊपर क्यों टेढ़ा हो गया क्या वाई? चलो सीधा कर देते हैं अभी। ये लो, ये वाई हो गया है ना, ठीक। फाइंड द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। हो गया? ओके, देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट करो एक्स में और वाई में। क्या एक्स में कंपोनेंट हम लोग एंगल के अपोजिट जाके करेंगे, ऐसे करेंगे, तो वो आएगा u का साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव क्योंकि राइट में पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, u साइन थीटा आई कैप। और ऐसा नॉट समझ में आ रहा? अच्छा, इसका y कंपोनेंट तो भाई साहब ऐसे आएगा, एंगल के साथ जा रहे तो कॉस कंपोनेंट आएगा, नीचे को आ रहा है तो नेगेटिव आएगा, हाँ कि ना? माइनस यू कॉस थीटा जे कैप। चमका? पक्का। ऑलराइट, फाइनल वेलोसिटी देखो। फाइनल क्या? फाइनल वेलोसिटी एक्स में थीटा के अपोजिट जाके यू साइन थीटा लेके आएंगे, लेकिन लेफ्ट में आएगा तो क्या नेगेटिव आएगा, हाँ कि ना? बिल्कुल, यू साइन थीटा माइनस आई कैप। चमका? और अगर तुम y की डायरेक्शन करो, y की बातचीत करो, तो भाई साहब वो तो cos थीटा कंपोनेंट आएगा, नीचे को आएगा माइनस यू cos थीटा जे कैप। यही आया। अगर तुम ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में y वाला कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि भाई साहब बॉल पहले भी नीचे को जा रही थी और अभी भी नीचे को जा रही है, तो चेंज आएगा नहीं। चेंज आएगा एक्स में। एक्स में देखो, बॉल पहले राइट में जा रही थी, फिर वो लेफ्ट में जाने लगी, तो चेंज सिर्फ एक्स में आया। अगर तुम
चेंज इन लीनियर मोमेंटम m v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस m u साइन थीटा आई कैप इंटू 2। दिस वुड बी योर आंसर। चमका पक्का। हाँ, सिर्फ x में मोमेंटम चेंज हो रहा है, y में मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। समझ में आई ना बात? पक्का समझ में आई। सो दीज आर द डिफरेंट केसेस जहां पे हमने चेंज इन लीनियर मोमेंटम की चर्चा करी। समझ में आया ना? पक्का। एक क्वेश्चन दे दो, लिखो। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, मजा आएगा। एक प्रोजेक्टाइल को हमने u रफ्तार देके प्रोजेक्ट कर दिया। फाइंड द चेंज इन लीनियर मोमेंटम at highest point with respect to इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में हाईएस्ट पॉइंट पर जाते जाते लीनियर मोमेंटम में क्या चेंज आ जाएगा, ये बताना है। करो, कोशिश करो, कोशिश करो। हो गया? ठीक, देखो इधर कौन सी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती? ये वाले प्रोजेक्टाइल में एक्स में वेलोसिटी चेंज नहीं होती। अगर तुम इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, वो आएगा तुम्हारा u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप। ये cos थीटा और sin थीटा में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना। बहुत सारे कंपोनेंट कर लिए यार, अब तो ये रट गए होंगे तुम्हें कैसे कंपोनेंट लेते हैं। हाँ कि ना? बिल्कुल सर। चलो फाइनली टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो सिर्फ u cos थीटा आई कैप होगी, क्योंकि भाई साहब y डायरेक्शन में तुम्हारी वेलोसिटी तो 0 हो चुकी है। हाँ, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर करके देखोगे ये आएगा माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। यही आएगा तुम्हारा भी आंसर। पक्का? ऑलराइट, बहुत बढ़िया। सो ये अपने चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बारे में हमने कुछ कुछ केसेस पढ़े, कुछ कुछ चीजें समझी। अब हम लोग चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। मिटा दो इसको। चलो अभी हेडिंग डालो, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कई बच्चे कह रहे होंगे सर F इज इक्वल टू एम में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये फोर्स होती है सर। इधर ध्यान देना अभी ना, ध्यान से। द नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on a system, acting on a body or system is directly proportional to rate of change of linear momentum। ये डेफिनेशन हुई इसकी। क्या हुई? द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी और सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी हम लोग चेंज इन लीनियर मोमेंटम की चर्चा कर रहे थे ना, इसीलिए कर रहा था, इसीलिए क्योंकि वो सेकंड लॉ में यूज होगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नेट एक्सटर्नल फोर्स, यहां पे इंटरनल फोर्स की कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के चेंज होने का रेट, इसकी बातचीत कर रहा है वो। समझ में आया? एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफी कम लोगों को पता होता है और वो डिस्कस भी नहीं करते, उस पॉइंट के बारे में चर्चा करता हूं। It is applicable in inertial frames only।
नॉर्मली जनरल तरीके से ये सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स में लागू होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लागू करने के लिए कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। नॉर्मली जनरली ये सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स में लागू होता है। अब तुम पूछोगे सर ये इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? हाँ कि ना? चलो इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन लिखते हैं। इनर्शियल फ्रेम, द फ्रेम whose acceleration with respect to earth is zero, जो फ्रेम अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, जो फ्रेम अर्थ के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट नहीं कर रहा, वो इनर्शियल फ्रेम होता है। वो क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम। मान लो एक बॉडी रेस्ट पे है ऐसे, तो बॉडी का इनर्शियल फ्रेम है, यस it is at rest with respect to earth, it is not accelerating, so it is an inertial frame। मान लो कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो क्या वो इनर्शियल फ्रेम होगी? यस, उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ कि ना? मान लो कह दिया गया कि एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, क्या उसको इनर्शियल बोल सकते हैं? जरूरी नहीं, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, हो सकता है डायरेक्शन चेंज कर रही हो, अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा, इसका मतलब इनर्शियल नहीं होगी। हाँ कि ना? तो लिख लो, ओनली इफ बॉडी हैज वेलोसिटी जीरो या कांस्टेंट, वेलोसिटी की चर्चा कर रहा हूं मैं, स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं ना, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, या फिर जीरो होनी चाहिए, उस केस में तुम्हारा फ्रेम इनर्शियल होगा। और ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन उसी फ्रेम में लागू होता है। अगर तुम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले जाओ, कोई एक्सेलरेटिंग फ्रेम में चले जाओ, तो वहां पे शूडो फोर्स वगैरह वगैरह कुछ अपने को एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, तब जाके न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? अभी हम लोग सिर्फ इनर्शियल फ्रेम की चर्चा करेंगे, इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। छाप दी, मिटा दो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना अबाउट सेकंड लॉ। एफ वेक्टर इज नेट एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स की चर्चा कर रहे हैं भाई साहब हम लोग, कोई इसमें इंटरनल फोर्स का कंपोनेंट वगैरह कुछ नहीं है, नेट एक्सटर्नल फोर्स है। याद है जब हमने ब्लॉक्स के ऊपर ऐसे नॉर्मल लग रही थी, नीचे को mg लग रहा था, हमने n माइनस mg इज इक्वल टू 0 पुट करा था, वो हमने नेट फोर्स इन y को 0 पुट करा था, है ना? नेट फोर्स निकालनी है, सारी फोर्सेस का वेक्टर सम निकालना है अपने को, उसको नेट फोर्स बोलते हैं। समझ में? पाका, वेरी नाइस। एक और इंपॉर्टेंट बात कि एक तो अपनी एक्सटर्नल फोर्स है ये एफ वेक्टर, है ना? अगर ये एफ वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। अगर एफ नेट एक्स की चर्चा करो, अगर एफ नेट एक्स की चर्चा करो तो वो कुछ अलग आएगी, एफ नेट वाई की चर्चा करो तो वो कुछ अलग आएगी, एफ नेट जेड की चर्चा करो तो वो कुछ अलग आएगी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके दो। अब हम लोग इसको मैथमेटिकली कुछ कुछ रिजल्ट्स में, कुछ कुछ एक्सप्रेशंस में निकालने की कोशिश करते हैं। किसको? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। देखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने कहा कि भाई साहब जो तुम्हारी नेट एक्सटर्नल फोर्स होती है वो dp बाय dt होती है। हाँ कि ना? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। चौका, ओके। अब जो फोर्सेस हो सकती हैं, किसी बॉडी पे लगने वाली फोर्स हो सकता है कि वो वेरिएबल हो, अभी मैं 3 न्यूटन लगा रहा हूं, थोड़ी देर बाद 4 न्यूटन लगा रहा हूं, फिर 10 न्यूटन लगा रहा हूं, वेरिएबल फोर्स हो सकती है। अगर हम लोग किसी एक टाइम इंटरवल पे पूछें कि भाई साहब कितनी फोर्स लगी, तो मुझे लगता है कि हम लोग एवरेज फोर्स निकालते होते हैं कि भाई साहब एवरेज फोर्स इतनी की लगी, कुछ कुछ मतलब दो टाइप की फोर्स की चर्चा कर सकते हैं हम लोग, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस फोर्स। हाँ कि ना? पक्का, ओके। तो एवरेज फोर्स की चर्चा करते हैं। फर्स्ट, एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स, क्या एवरेज के लिए बहुत बड़ा सा चेंज लेते हैं हम लोग? हाँ कि ना? एवरेज फोर्स विल बी इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी को तो हम लोग एम वी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम लिख सकते हैं, इससे तुम्हारा एवरेज फोर्स आ जाएगा। हाँ कि ना? ये v वेक्टर माइनस u वेक्टर बाय t वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, t वेक्टर नहीं सॉरी,
चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन। क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन। समझ में आया? तो ये तुम्हारी एवरेज फोर्स निकल जाएगी इस तरीके से। पल्ले पड़ा पक्का। ऑलराइट। बी, इंस्टेंटेनियस फोर्स। इंस्टेंटेनियस फोर्स निकालना भाई साहब। इंस्टेंटेनियस फोर्स तो बहुत छोटे चेंज की बातचीत करता है, हाँ कि ना? अपने को पता है कि पी वेक्टर में मास और वेलोसिटी आता है। मेरे को यहां पे मोमेंटम को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट कौन होता है? जो वेरिएबल हो। मास कांस्टेंट है क्या? बच्चे कह रहे हाँ सर मास तो कांस्टेंट है। नहीं, मास भी चेंज हो सकता है। रॉकेट उड़ता है, गैसेस बाहर निकलती हैं, गैसेस का बहुत मास होता है भाई साहब, बहुत मास बाहर निकल जाता है। जैसे रॉकेट धरती से स्पेस तक जाता है ना, अपना काफी मास गैसेस के रूप में लूज कर देता है। मास चेंज हो सकता है। एग्जांपल रॉकेट, समझ में आया? वेलोसिटी तो चेंज हो ही सकती है। तो यहां पे मास और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल है। तो हम लोग कहेंगे कि जो अपना dp by dt आएगा, पहले एक चीज को कांस्टेंट रख लो, फिर दूसरे को कांस्टेंट रख लो। और हाँ कि ना? हाँ सर। तो ये तुम्हारा मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बन गया। ये तुम्हारा मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर इंस्टेंटेनियस फोर्स। ठीक है। F इजिकल टू एम में कैसे आता है सर, वो बताओ। 9वीं में तो वही पढ़ाया था, उसकी भी चर्चा कर लेता हूं। जनरली जो हम लोग ग्राउंड पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या जो हम लोग ब्लॉक्स वगैरह लेते हैं सिस्टम में अपने, वो ब्लॉक्स का तो मास कांस्टेंट ही रहता है, वो तो चेंज नहीं होता। हम बोलते हैं 5 किलो का ब्लॉक जा रहा है, तो भाई साहब 5 किलो का ब्लॉक 5 किलो का ही रहेगा, उसका मास चेंज नहीं होता जनरली। मतलब इफ m इज इक्वल टू कांस्टेंट या फिर dm by dt इज इक्वल टू 0, अगर मास चेंज ही नहीं हो रहा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। ये 0 हो गया, तो हमने कहा इंस्टेंटेनियस फोर्स इज इक्वल टू m dv वेक्टर बाय dt। अब ये dv by dt क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। चमका सन्नाटो, तो ये था वो F इजिकल टू एम में जो तुम बोल रहे थे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। पर ये तो एक पर्टिकुलर केस का मैथमेटिकल रिजल्ट है भाई साहब, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन थोड़ी ना है। चमका या नहीं चमका? पक्का। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस फोर्स इन दैट केस वेयर मास इज कांस्टेंट। चमका सन्नाटो, पक्का। ये अपना जनरल एक्सप्रेशन है फॉर इंस्टेंटेनियस फोर्स। चिंता करने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशंस करेंगे बड़े मक्खन तरीके से समझ में आता रहेगा, है ना? अभी तक चमका होगा। ओके, ऑलराइट। ये जो इंस्टेंटेनियस फोर्स आई, ये एक्स में या वाई में या जेड में आई? भाई साहब ये जनरल फॉर्म है, तुम एक्स में लिख सकते हो। इंस्टेंटेनियस फोर्स इन एक्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स। सिमिलरली एफ वाई is equal to MAY. Similarly, FZ is equal to MAZ. चमका? पक्का? ऑल राइट, छाप दो। छाप दिया? वेरी गुड। चलो कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तुमने फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी देखी है? फायर ब्रिगेड वाली, उसमें जब वो पाइप उतार के से बिल्डिंग पे फेंकते हैं ना पानी, तो एक बंदा नहीं होता वहां पे, एंड पे 2-3 बंदे खड़े होते हैं कम से कम, ऐसे पाइप को पकड़ के। क्यों ऐसे खड़े होते हैं भाई साहब? एक बंदा अगर पकड़ेगा तो पाइप पकड़ी नहीं जाएगी ना, पाइप रिकॉइल करती है, पाइप एक फोर्स लगाती है। जैसे तुमने देखा होगा पार्क में, तुम अपनी एक पाइप छोड़ दो पानी लगाने के लिए, जैसे तुम पानी छोड़ोगे पाइप का एंड से सांप की तरह घूमता है ना? वो रिकॉइल करता है, उसको पकड़ने के लिए एक फोर्स लगानी पड़ेगी। चमक रहा है सन्नाटो, मैं उसी फोर्स की चर्चा करने वाला हूं। सो मान लो कि अपने पास एक पाइप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और उससे पानी बाहर आ रहा है ऐसे, v वेलोसिटी का पानी आ रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड to hold the pipe
पाइप को होल्ड करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है ये फाइंड आउट करना है। करो अटेम्प्ट, कोशिश करो करवाना तो मुझे ही पड़ेगा। यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? हाँ सर, वेलोसिटी तो यहां पे कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहां पे जो हमने मैथमेटिकल फॉर्म लिखा था, ध्यान दो, F इज इक्वल टू V dm बाई dt आएगा। हाँ कि ना, समझ में आया? पक्का? ऑलराइट, बहुत बढ़िया। तो अब dm by dt is what? It is a rate at which mass is changing। यहां पे मास कैसे चेंज हो जाए? यहां पे जो मास है वो पाइप से बाहर आ रहा है, तो पाइप के अंदर का जो मास है पानी का वो चेंज हो रहा है। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि पाइप से बाहर कितने रेट से मास आ रहा है वो dm by dt है। अगर मैं v dt एक लेंथ ले लूं, v dt लेंथ, पानी v वेलोसिटी से चल रहा है, हाँ सर, क्या dt टाइम में v dt डिस्टेंस मूव कर जाएगा? बिल्कुल। अगर एक पानी का मॉलिक्यूल यहां पे है, कहां पे है? यहां पे, तो ये dt टाइम में कहां पहुंच जाएगा? यहां पे, v dt डिस्टेंस मूव करते हुए। क्या मैं कह सकता हूं कि dt टाइम में ये वाले मॉलिक्यूल बाहर निकलने वाले हैं जस्ट ऑन द वर्ज? बिल्कुल। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि dt टाइम में ये राइट वाले मॉलिक्यूल सारे बाहर निकल चुके हैं? इज इट राइट? तो इन dt टाइम ये वाला पानी बाहर आ चुका है। दिस इज अ वाटर विच हैज कम आउटसाइड इन dt टाइम। इतना समझ में आया? dt टाइम में v dt डिस्टेंस चलोगे, ये वाला मॉलिक्यूल dt टाइम में यहां पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये वाले मॉलिक्यूल तो भाई साहब बाहर आ चुके होंगे, तो ये वाला पानी बाहर निकल चुका है। तो कितना पानी बाहर निकल चुका है? dm इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ, यानी कि a v dt। सो दिस इज योर वॉल्यूम। यहां से तुम dm बाई dt निकाल सकते हो, विच इज रो ए वी। इसको यहां पे पुट करो, F इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड दिस पाइप, रो ए वी स्क्वायर। चमका सन्नाटो, पक्का? बढ़िया क्वेश्चन था ना, मजेदार, एडवांस लेवल। ऐसा एक दो और दो, ध्यान देना है, ध्यान देना। मान लो कि भाई साहब यही तुम्हारी पाइप है और ये दीवार पे टकरा रही है, पानी इसका दीवार पे टकरा रहा है। जितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की पाइप है उतने ही एरिया पे दीवार पे ये पानी टकरा रहा है। डेंसिटी रो, वेलोसिटी इज v। यू नीड टू फाइंड आउट कि दीवार पे कितनी फोर्स लगाई पानी ने। इधर को तुम लोग पॉजिटिव x ले लो। क्या दीवार पे पानी फोर्स लगाएगा? ऐसा सोचो, विचारो। हाँ सर, दीवार पे धक्का तो लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। हाँ कि ना सन्नाटो? हाँ। किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। तो दीवार पे कितनी फोर्स लगाई यही बताना है। देखो, दीवार पे किसी भी dt टाइम में क्या रो ए वी dt मास आएगा पानी का? हाँ सर, इतना ही पानी दीवार पे टकराएगा। जितना पानी बाहर निकल रहा था dt टाइम में उतना ही पानी तो टकराएगा, आगे ना। तो सर यहां से dm बाय dt तो वही आया, कितना? रो ए वी। तो यहां से जो फोर्स आई वो वही आई, रो ए वी स्क्वायर, खत्म। तो यही वो फोर्स है जो इस दीवार पे ये पानी लगाएगा। चमका, पक्का? तो दीवार पे इतनी फोर्स लगेगी पानी के द्वारा, ठीक है? ओके, मतलब मैंने यहां पे ये अज्यूम करा था कि पानी टकरा के रेस्ट पे आ जाए। पानी टकराती बस दीवार पे, जैसे ओरिजिनल केस में होता है कि दीवार पे टकराता रुक जाए, बस वहीं पे रुक जाए, ठीक है? पर क्या हर केस में पानी दीवार के साथ टकरा के रुक जाएगा? नहीं, दीवार के साथ टकरा के पानी वापस भी तो आ सकता है, हाँ कि ना? तो मैं वही एक केस ले लेता हूं कि जब पानी दीवार पे टकराए लेकिन टकराने के बाद वापस भी आ जाए, मान लो कि ये अपनी दीवार, ये अपनी पाइप लगा रखी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, वेलोसिटी v से पानी जा रहा है, डेंसिटी रो। इफ
क्वेश्चन अपना, इफ वाटर rebounds with velocity v, वही सेम वेलोसिटी, फाइंड फोर्स ऑन वॉल। पानी ने दीवार पे कितनी फोर्स लगाई ये फाइंड आउट करना है। कर 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 देखो, इसमें दो पार्ट है। एक तो पानी जाता जाता रुका और फिर पानी रुक के लेफ्ट की ओर बढ़ा। ये दो पार्ट है इसके, है ना। पानी की वेलोसिटी अगर v राइट में थी और v लेफ्ट में लेके जानी है, भाई साहब पहले तो कुछ जाके रुकोगे ना तुम, और फिर लेफ्ट की ओर बढ़ोगे, हाँ कि ना। तो पहले तो v से वेलोसिटी जीरो ही, फिर जीरो से v हो गई। चमका। तुमने भाग मिल्खा भाग देखी है? वहां पे ना जब वो प्लेयर्स भागते हैं ना, भागते हैं खूंटे से गाड़ते हैं वो, जिसके ऊपर वो अपने पैर रखते हैं भागने के लिए, ऐसे। अरे बढ़िया डायग्राम बन गया, बढ़िया डायग्राम, वाह। थोड़ा खरगोश सा लग रहा है ये, है ना। ठीक है। ये भागने के लिए यहां पर खूंटे पे अपना पैर जमाते हैं। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि इनको तो लेफ्ट में भागना है। अगर ये लेफ्ट में भागते हैं, क्या ये खूंटों पर पीछे की ओर फोर्स लगा के भागते हैं? एग्जाम्पल देता हूं। मान लो कि मुझे गिरना नहीं है, तो मैं इस दीवार पे अंदर की ओर फोर्स लगा रहा हूं। क्यों? ताकि दीवार मेरे ऊपर इधर की ओर फोर्स लगाए और मैं गिरने से बच जाऊं। जब भी मेरे को इधर को भागना होता है तो मैं दीवार को पुश करके भागता हूं। मैंने दीवार को पुश करा तो मैं इधर की ओर भागा, है ना। मतलब मैं दीवार पे अंदर की ओर फोर्स लगाऊंगा तो दीवार मेरे ऊपर फोर्स लगाएगी इधर की तरफ और मैं भागूंगा। इतनी बल्ले बड़ी बात, पक्का। मतलब दीवार को मैंने पुश करा तो मैं इधर की तरफ आया। सिमिलरली ये पानी दीवार को पुश करके लेफ्ट की तरफ भागेगा। समझ में आया? पक्का। मतलब ये पानी ने दीवार को पुश करा होगा तभी ये पानी लेफ्ट की तरफ भागा, जैसे मैं पुश करके इधर की ओर भागा। चमका सन्नाटा। तो यहां पे भी रो ए वी स्क्वायर फोर्स लगेगी और यहां पे भी रो ए वी स्क्वायर फोर्स लगेगी। टोटल फोर्स ये भी राइट में होगी, ये भी राइट में। टोटल फोर्स इज 2 रो ए वी स्क्वायर इन राइट डायरेक्शन। इस केस समझ में आया? सन्नाटा। पक्का। बढ़िया क्वेश्चन है ये, एडवांस लेवल का क्वेश्चन। भाग मिल्खा भाग, खूंटा, पीछे की तरफ फोर्स। एक्सपेरिमेंट करा करो ना यार घर पे, कि जब भी तुमने इधर को जाना होता है तो तुम दीवार को धक्का दे के इधर की ओर भागते हो। क्यों? ताकि दीवार तुम्हें इधर की ओर धक्का मार दे। अरे वैसे तो पानी के साथ होगा यार, पानी दीवार पे इधर की ओर फोर्स लगा के इधर को भाग जाएगा। अपने को तो दीवार पे फोर्स निकालनी है ना, पानी ने कितनी लगाई। चमका। पक्का। ऑलराइट, छाप दो इसको। एक और क्वेश्चन करते हैं पानी वाला। मान लो कि जो अपनी दीवार है उस पे पानी सीधा ना टकरा के कुछ ऐसे आ रहा है। ए क्रॉस सेक्शन, वी वेलोसिटी का पानी, डेंसिटी रो, और एंगल टकराने का थीटा, और वापस भी चला गया। तो भाई साहब पानी पाइप से अभी भी तो वही रेट से निकल रहा है, उसमें तो कोई फर्क नहीं आया। आगे ना, जो पानी अभी भी आ रहा है वो तो रो ए वी ही आ रहा है। इज इट राइट? तो पानी ने दीवार पे जो फोर्स लगाई, पानी ने दीवार पे जो फोर्स लगाई वो रो ए वी स्क्वायर इस डायरेक्शन में लगाई। लेकिन अपने को तो फोर्स चाहिए इस डायरेक्शन में। थीटा कौन सा था? नहीं, ये थीटा नहीं था, ये थीटा था, ये था 90 माइनस थीटा। पानी ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई रो ए वी स्क्वायर। पानी तो अभी भी डीएम बाई dt उतना ही निकल रहा है भाई साहब, उसको तो फर्क नहीं पड़ता पाइप चाहे टेढ़ी कर दो चाहे सीधी कर दो, पानी ने तो उतना ही निकलना है। और फोर्स वो इसी डायरेक्शन में लगाने की कोशिश करेगा, रो ए वी स्क्वायर। अपने को इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, दीवार के ऊपर नॉर्मली फोर्स चाहिए। उसका तो ये वाला कंपोनेंट होगा ना, फोर्स होगी रो ए वी स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा।
ये तो तब की फोर्स है जब पानी ऐसे आया, और जब पानी ऐसे गया भाई साहब तब की फोर्स, तब पानी ने पीछे की ओर फोर्स लगाई होगी, वही रो ए वी स्क्वायर, और वही कहानी 90 माइनस थीटा। तो उसका भी एक फोर्स कंपोनेंट आएगा, मतलब टोटल जो फोर्स हो जाएगी हो जाएगी 2 रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इन राइट डायरेक्शन। चमका पक्का। देख लो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे वेलोसिटी का कंपोनेंट कर देते हैं v साइन थीटा, और फिर जब v स्क्वायर होता है तो बच्चे साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं। ये गलती करते हैं बच्चे। अरे वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं करना, तुम पहले फोर्स निकाल लो फिर फोर्स का कंपोनेंट करके देखो। समझ में आया? पक्का। देख लो। तुम पूछ रहे हो कि सर इनका वर्टिकल कंपोनेंट कहां गया, इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट, इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट, वो कहां गया? अरे कट गए बहुत सन्नाटो। ये देखो इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट और इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट दोनों बराबर थे, उल्टे थे, कट गए। कौन सी फोर्स बची? सिर्फ ये वाली 2 रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। समझ में आया? साइन स्क्वायर थीटा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं करा, फोर्स का करा है। चमका सन्नाटा पक्का। ठीक, एक और क्वेश्चन लिखो, मजेदार क्वेश्चन है। तुमने गन देखी है? गन, मान लो कि अपने पास मशीन गन है, मशीन गन है ना, उसमें से गोलियां निकल रही हैं v वेलोसिटी, m मास की गोली है, v वेलोसिटी से गोलियां निकल रही हैं। मान लो कि n बुलेट्स पर सेकंड निकल रही हैं। अब मशीन बना दे, क्या उस बंदूक को पकड़ने के लिए तुम्हें कुछ फोर्स लगा के रखनी पड़ेगी? आगे ना, बस वही फोर्स निकालनी है। फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन। गन को होल्ड करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है वो निकालनी है। निकालो निकालो। देखो, फोर्स इज इक्वल टू dp बाय dt। हाँ कि ना? बिल्कुल सर। क्या बुलेट्स का इनिशियल मोमेंटम जीरो है? हाँ, बुलेट तो इनिशियली गन के अंदर पड़ी थी आराम से, जीरो वेलोसिटी से, जीरो मोमेंटम। फाइनली डेल्टा p फॉर वन बुलेट इज इक्वल टू mv माइनस जीरो, क्योंकि फाइनली एक बुलेट का मोमेंटम हो गया mv, इनिशियल था जीरो। सो दिस इज अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बुलेट, वन बुलेट, वन बुलेट इन 1 सेकेंड। टोटल मोमेंटम चेंज एक सेकंड में, टोटल मोमेंटम चेंज कितना हुआ भाई साहब? एक सेकंड में n गोलियां निकलती हैं। कितनी? n, और एक गोली का मोमेंटम चेंज mv है। तो ये मोमेंटम का चेंज आ गया एक सेकंड में। मतलब तुम्हारा मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम इज nmv। अरे एक सेकंड में मोमेंटम चेंज, इसी को तो dp बाय dt बोलते हैं ना, है ना? एक सेकंड में मोमेंटम चेंज होना, मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम इज nmv आ गया। हाँ कि ना? इसलिए तुम्हारा फोर्स भी इतना ही आ गया। तो जब भी तुम्हें मोमेंटम फोर्स की बातचीत करनी हो, एक सेकंड पे फोकस कर लो, क्योंकि एक सेकंड पे मोमेंटम चेंज और फोर्स सेम ही होंगे, क्योंकि हमने टाइम एक सेकंड लिया। हाँ, समझ में आया ना? पक्का। एक और क्वेश्चन करोगे? बढ़िया सब, देख लो, करोगे करोगे, पक्का पक्का पक्का। ठीक है, मिटा दो इसको। देखो, हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन है। मान लो कि एक प्लेट है, प्लेट का मास है m, ठीक है? तुम नीचे से एक बंदूक चला रहे हो, मान लो कि बंदूक चला रहे हो, वहां से गोलियां निकल रही हैं v वेलोसिटी की, m मास की, स्मॉल n बुलेट्स पर सेकंड निकल रही हैं। इफ बुलेट्स strike the plate and stop, find m such that plate is stable mid-air।
मान लो कि ये गन प्लेट के बहुत ही पास है, v वेलोसिटी से गोली निकली और v वेलोसिटी से ही प्लेट पर पहुंच गई, ऐसा मान लो, ठीक है। सर ऊपर जाते जाते तो वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी ना यार, इतना फर्क नहीं पड़ा, बुलेट के बहुत ही पास है ये प्लेट और v वेलोसिटी से बुलेट निकली और v वेलोसिटी से स्ट्राइक कर गई, लेकिन स्ट्राइक करने के बाद जस्ट वो एक मोमेंट के लिए रुक गई। तो अपने को ये बताना है कितने मास की प्लेट ऐसे बिल्कुल हवा में गोलियों के सहारे खड़ी रह सकती है। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, रजनीकांत कर सकता है ऐसा। तो तुम वही रजनीकांत वाला क्वेश्चन ही मान लो, बताओ कि कितने मास की प्लेट ऐसे रह सकती है। अगर सर रुकी तो जो मोमेंटम का चेंज आया बुलेट्स का, वो अगर उसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 1 सेकंड में वो आया nmv। अभी अभी हमने फाइंड आउट करा है, nmv आया। तो सर उसने उतनी ही फोर्स लगाई होगी और फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड दिस प्लेट इज कैपिटल mg। अगर तुम इसके वेट के बराबर फोर्स लगा दोगे तो ये हवा में रुकी रह जाएगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आ गई ना। बिल्कुल सर, ठीक है। तो सर यहां से m की वैल्यू आ गई nmv बाय g। तो ये मास की प्लेट तुम हवा में रोक सकते। चमका रजनीकांत क्वेश्चन, ठीक, ओके। मान लो कि भाई साहब वही प्लेट है तुम्हारी, लेकिन तुम्हारी जो गोलियां स्ट्राइक कर रही हैं, वो स्ट्राइक करने के बाद v वेलोसिटी से रिबाउंड भी हो रही है, ठीक है। लिख लेना कि बुलेट्स रिबाउंड विद वेलोसिटी v। अब मास कितना होना चाहिए प्लेट का, m की बात करनी है। तो क्या अब मोमेंटम का चेंज 2nmv नहीं होगा? सोचो 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 सोचो, mv माइनस mv, अरे बहुत बार कर लिया है। रिबाउंड जब करते हैं तो डबल मोमेंटम का चेंज हो जाता है ना, तो इतनी फोर्स लगा दोगे तुम, तो कैपिटल mg के बराबर लिख दो इसको, m की वैल्यू आ गई 2nmv बाय g। सो दिस इज द मास ऑफ प्लेट जो तुम होल्ड करके रख सकते हो। अच्छे क्वेश्चन है सन्नाटो एडवांस लेवल के, ध्यान से समझना इनको। मोमेंटम का चेंज सीखा ना हमने, हाँ एक करके दिखा देता हूं। लो ये एक इनिशियल मोमेंटम था और ये फाइनल मोमेंटम हो गया। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू ऊपर की ओर mu j कैप, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस mu j कैप। अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस 2mu j कैप। मैग्नीट्यूड की चर्चा करें तो 2mu है ना, कुछ वैसा ही मैंने यूज करा। 1 सेकंड में n गोलियां निकल रही थी तो dp/dt 2nmv हो गया। और आप समझ में आया? पक्का, देख लो काफी अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अब इसकी जो एप्लीकेशन है ब्लॉक्स वगैरह पे जो हम लोग लगाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम बना के, ये न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करते हैं। ऑलराइट, तो जो सन्नाटे नए थे, सन्नाटो सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो भाई, वहां पे डिस्कशन वगैरह करते रहते हैं हम लोग, और इंस्टाग्राम का चैनल भी तुम ज्वाइन कर सकते हो एज यू विश। चलो, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टाटा।